हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे छोटे मोटे किस्से सुनाए जाएंगे जो कि रोचक और डरावने होंगे। दोस्तों, इस चैनल में रोज़ आजकल शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होती हैं। आप चाहें तो उन्हें देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारे के समीप कुछ पुरानी अंगूठी, जंतर मंतर और लॉकेट बेचने वाला सड़क के किनारे पटरी पर अपनी दुकान लगाए बैठा था। विनोद पुरानी चीज़ों का दीवाना था। उसने जब एक लॉकेट में रुद्राक्ष देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि इस लॉकेट में रुद्राक्ष होने का क्या मतलब है। ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। उसने उस दुकानदार से कहा, जो खुद भी अपने गले में 4-5 रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, इस लॉकेट में रुद्राक्ष के होने का क्या मतलब है। दुकानदार ने कहा, बिना मतलब के कहीं कुछ भी नहीं होता, इसलिए अगर इस लॉकेट में रुद्राक्ष लगा है तो इसके पीछे कोई कारण तो ज़रूर है। वैसे रुद्राक्ष शांति का भी प्रतीक है। इसको पहनने से इंसान निरोगी होता है और ये रुद्राक्ष आसमानी आपदाओं से भी इंसान की रक्षा करता है। विनोद ने दुकानदार से पूछा, कितने का है ये? तो दुकानदार कहता है, ये रुद्राक्ष 100 रुपये का है। फिर विनोद कहता है, फिर तो बहुत महंगा है ये। दुकानदार ने कहा, आप श्रद्धा से जो भी दोगे मैं रख लूँगा, लेकिन आपको फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। दुकानदार की इन बातों में दम तो था, इसलिए विनोद ने पूरे 100 रुपये देकर रुद्राक्ष की उस माला को ले लिया। और अपने घर आने के बाद उसने सोचा, अगर मुझे इस रुद्राक्ष की शक्ति का पता करना है तो मुझे इस रुद्राक्ष को इस माला से अलग कर देना चाहिए। और इस बात को सोचकर उसने रुद्राक्ष को माला से अलग किया और उसे भगवान के सामने रख दिया। और फिर खाली माला जैसे ही पहना, अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। और जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने एक पिशाचिनी थी। विनोद उस पिशाचिनी को देखते ही डर गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसकी खुली आंखों को देखकर पिशाचिनी ने अपने बड़े बड़े दांत और जीभ निकालकर उससे कहा, मुझे साल भर से किसी इंसान का रक्त नहीं मिला, लेकिन आज तेरा मांस खाकर और तेरा रक्त पीकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुझे मारने से पहले मैं तड़पाऊंगी। पिशाचिनी के स्पर्श मात्र से विनोद चेतना शून्य हो गया और वो पूरी निर्दयता से उसके शरीर पर अत्याचार करने लगी। और तभी आकाश में बिजली चमकने लगी। आसमान में काले और भूरे बादल छा गए। हवाएं काफ़ी रफ्तार से चलने लगी और घनघोर बारिश होने लगी। बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। और फिर अचानक हवा के एक तेज झोंके से भगवान के पास रखा हुआ रुद्राक्ष जमीन पर गिरकर लुढ़कता हुआ उसके विनोद के दाएं हाथ को स्पर्श करता हुआ रुक गया। और उस रुद्राक्ष के स्पर्श करते ही उस पिशाचिनी को एक झटका सा लगा और उसने तुरंत विनोद को छोड़ दिया। पिशाचिनी की कैद से आज़ाद होते ही विनोद पूरी तरह से होश में आ गया और जब उसने अपने हाथ से स्पर्श करते हुए रुद्राक्ष को देखा तो तुरंत उसे हाथ में लेकर कसकर पकड़ लिया और अपने लॉकेट में उसे जोड़ दिया। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ शांत हो गया। पिशाचिनी गायब हो गई, बारिश थम गई, आसमान स्वच्छ हो गया और थोड़ी देर पहले जो हवाएं तूफ़ानी थी, अब उन हवाओं में मस्ती थी। और इस तरह से आज उसकी जान बच गई थी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। पिंकी कहाँ जा रही हो? आगे मत बढ़ना। पिंकी को खिड़की की तरफ जाते देख उसके पापा ने कहा, जो किचन में चाय बना रहे थे, मुझे अपनी माँ के पास जाना है और माँ मुझे बुला रही है। पिंकी ने शांत स्वर में अपने पिताजी से कहा, तू अपनी माँ के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो मर चुकी है, लेकिन मैं उसे ज़िंदा देख रही हूँ और उसने मुझे गोद में लेने के लिए अपने हाथ भी फैला दिए हैं। पिंकी ने बिल्कुल खिड़की के पास पहुंचकर कहा। पापा ने अपने मन में सोचा है, लगता है उसका खुद का दिमाग भी पागल हो गया है, क्योंकि पिंकी खिड़की के आगे कैसे जा सकती है जबकि खिड़की लॉक है और इसके शीशे भी बुलेट प्रूफ है। फिर भी उन्होंने पिंकी से कहा, ठीक है बेटा, मगर खिड़की के आगे जाने की कोशिश ना करना।
लेकिन पिंकी इस बात पापा की बात नहीं सुन पाई, क्योंकि वो खिड़की के पार निकल चुकी थी। खिड़की के उस पार भयानक खाई थी, लेकिन वो बहुत आसानी से खिड़की के पार निकल गई और माँ की गोद में खेलने लगी, क्योंकि खिड़की के पार जाते ही उसकी माँ ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी गोद में ले लिया था। और कुछ समय और बीतने पर पिंकी खुशी खुशी आकाश मार्ग से अंतरिक्ष में विलीन हो गई। उधर चाय बनाने के बाद पापा जब खिड़की की तरफ आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि पिंकी वहाँ नहीं थी। लेकिन पिंकी अचानक कहाँ गायब हो गई और कैसे गायब हो गई, ये बात उनकी समझ में नहीं आई। और काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब पिंकी कहीं नहीं मिली तो उन्होंने पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखा दी। थाने ने अपनी तरफ से पिंकी को खोजने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन थानेदार को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट के नीचे उसकी माँ के द्वारा लिखे गए शब्द अंकित थे। उसमें लिखा था, थानेदार साहब, पिंकी कहीं नहीं गई है, क्योंकि इस समय वो अपनी माँ के पास है और मैं ही उसकी माँ हूँ, और अब वो मेरे पास ही रहेगी। क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जिस तरह मेरे पति ने पिछले सप्ताह मुझे मार डाला, उसी तरह मेरे पति एक दिन मेरी पिंकी को भी मार डालेगा, क्योंकि वो मेरी मासूम पिंकी को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो साइको किलर है। लेकिन इस समय पिंकी मेरे साथ में बहुत खुश है और पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि मेरी तरह अब वो भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन अगर आपने वैसे बाप के साथ में वो रहती तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती। और ये माना कि मेरी पिंकी इस समय ज़िंदा नहीं है, लेकिन ये क्या कम है कि इस समय वो अपनी माँ के साथ है और खुश है। और हाँ, मेरे अपने घर के पीछे एक सूखा कुआं है, वहाँ आपको मेरी लाश मिल जाएगी, और जिस कुल्हाड़ी से मेरी हत्या की गई वो कुल्हाड़ी भी आपको वहीं मिल जाएगी। और इस रिपोर्ट के नीचे पिंकी की माँ की दस्तखत भी थे। इंस्पेक्टर इस पिंकी की माँ के इस बयान को पढ़कर बहुत हैरानगी में था, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात थी कि पिंकी की माँ ने मरने के बाद रिपोर्ट में ये बयान दिया तो दिया कैसे। लेकिन ये बयान बिल्कुल सत्य था, क्योंकि जब पुलिस पिंकी के घर पहुंची तो घर के पीछे सूखे कुएं में पिंकी की माँ की लाश भी मिल गई, और वो कुल्हाड़ी भी, जिस कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई थी। और तब पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पिंकी कहाँ गई और कैसे गई, इस बारे में पुलिस कभी पता न कर सकी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दीदी, मुझे अस्पताल जाना है, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दो, क्योंकि कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है और मैं मरने वाला हूँ। हाईवे रोड नंबर 15 लाल बत्ती पर एक 12 साल के लड़के राजू ने प्रज्ञा से लिफ्ट मांगी अस्पताल जाने के लिए। प्रज्ञा ने कहा, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठीक लग रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुम मरने वाले हो, इसका मतलब क्या है? तो वो राजू कहता है, मैं सिर्फ ऊपर से देखने में ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरा तुरंत अस्पताल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो प्रज्ञा राजू की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम झूठे हो। राजू कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दीदी, मेरे फटे हुए कपड़े देखो, मेरी हालत देखो, और मैं भूखा भी हूँ और मुझे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, वरना मैं मर जाऊँगा। और इतनी रात में कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। प्रज्ञा ने तुरंत अपना टिफ़िन उसको देकर कहा, अगर तुम भूखे हो तो खाना खा लेना, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और ये कहकर प्रज्ञा आगे बढ़ गई और घर पहुंचकर जैसे ही उसने टीवी खोला तो इस समाचार को देखकर हैरत में पड़ गई कि हाईवे रोड नंबर 15 लाल बत्ती पर बिल्कुल अभी एक लड़का मृत पाया गया। विस्तृत समाचार का इंतज़ार है। और प्रज्ञा ने जब उस लड़के का चित्र देखा तो तुरंत उस चित्र को पहचान गई, क्योंकि ये वही लड़का था जो उसे लिफ्ट मांग रहा था। इस समाचार को सुनने के बाद वो पूरी रात सो ना सकी और 2 बार ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले, और उस बच्चे से भी माफ़ी मांगती रही कि प्लीज़ मेरे छोटे भाई, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे तुझको अस्पताल ज़रूर पहुंचाना चाहिए था। और तभी अचानक उस बच्चे का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आ गया। उसने कहा, दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आपके जाने के 15 मिनट बाद ही मैं मर गया था। मतलब अगर आप मुझे अस्पताल ले जाती तब भी मैं बच नहीं पाता।
और आपने एक भूखे बच्चे को खाने के लिए अपना टिफ़िन दे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मरने से पहले भरपेट भोजन करके मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। राजू ने रोते हुए पापा से कहा, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा और मैं आपके साथ सोऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ अकेले सोऊंगा तो छत पर लगा सीलिंग फ़ैन मुझ पर गिर जाएगा और मैं घायल हो जाऊंगा। राकेश, ये कैसी बात बोल रहा है राजू? दरअसल राकेश राजू के पिता थे। तो वो कहते हैं, हर कमरे में सीलिंग पंखा लगा हुआ है और इस कमरे में सीलिंग पंखा आज ही मिस्त्री ने लगाया है और उसने सही तरह से लगाया है। फिर तू इस तरह की बात क्यों सोच रहा है कि ये पंखा गिर जाएगा? तो राजू कहता है, इस पंखे में बहुत तेज़ गड़बड़ की आवाज़ हो रही है और मुझे मालूम है कि ये पंखा गिर जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझसे सपने में ये बात कही है। तो राकेश अपने बेटे राजू को कहता है, मतलब तू अपने सपने से डर गया है? बेटा, सपने सच नहीं होते। और अब तेरी नई मम्मी रीता है और तेरी नई मम्मी जितनी सुंदर है उतना ही तुझको प्यार भी करती है। उसकी नई माँ का नाम रीटा था। हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और तू डर मत, क्योंकि ये पंखा तुझ पर नहीं गिरेगा। और इस तरह की बातें नहीं सोचते। तो राजू अपनी मम्मी का जवाब देते हुए कहता है, तो फिर मम्मी, आज से आप रोज़ मेरे साथ में इसी कमरे में सोएंगी, फिर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो रीटा राकेश से कहती है, अपने बेटे को समझाओ राकेश कि मैं यहाँ नहीं सो सकती और राजू को इस कमरे में अकेले ही सोना होगा। तो राकेश कहता है, बेटा, रीटा का कहना सही है कि तुझको यही सोना होगा और अकेले, लेकिन तू घबरा मत और अपने मन से इस वहम को निकाल दे कि यह पंखा तुझ पर गिर जाएगा, क्योंकि पंखा पुराना ज़रूर है, लेकिन पुराना पंखा नए पंखे से ज़्यादा मजबूत होता है। और ये कहकर राकेश रीटा के साथ अपने कमरे में चला गया। और उनके जाने के बाद जैसे ही राजू ने पंखा खोला, बहुत तेज़ गड़गड़ की आवाज़ आने लगी। और तभी एक बार फिर उसकी माँ उसके सामने आ गई और उससे बोली, तू पंखा बंद कर दे और अपने मम्मी पापा को फिर से बुला और उनसे बोल कि तुझे यहाँ डर लग रहा है और तू उनके साथ ही सोएगा। और अगर तेरी नई माँ तुझे अपने साथ में सुलाने को मना करे तो उसी समय तू पंखा चला देना। और इतनी बात उसे समझाकर उसकी असली माँ गायब हो गई। और तब राजू फिर चिल्लाया, पापा जल्दी आओ, ये पंखा बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। राजू की आवाज़ सुनकर एक बार फिर से राकेश रीटा के साथ आया और उसे समझाया कि बेटा, डरते नहीं है और तुझे मेरा बहादुर बेटा बनना है, इसलिए तू डर मत और सो जा। और फिर रीटा भी उसे समझाने लगी कि अगर तू हमारा बहादुर बेटा है तो यहीं सोएगा और अकेले। नई मम्मी की बात सुनकर राजू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे बेड पर बैठो, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये पंखा कितना आवाज़ कर रहा है। लेकिन रीटा पलंग पर नहीं बैठी, क्योंकि उसने जानबूझकर पंखा बिगड़वाया था और उसमें नंगे तार को लपेट कर रख दिया था, जिससे राजू सिर्फ घायल ना हो बल्कि करंट लगने से उसकी मौत हो जाए। और ये प्लानिंग उसने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राकेश की जायदाद में राजू का भी हिस्सा हो। किंतु राजू की असली माँ को रीटा की सारी करतूत का पता था और वो इस बात को भी जानती थी कि राकेश राजू को तभी प्यार करेगा जब रीटा उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। और राजू के कहने पर जब रीटा उसकी बेड पर नहीं बैठी तो राकेश उसकी बेड पर बैठ गया। लेकिन रीटा ने राकेश को ज़बरदस्ती बेड से उठाते हुए कहा, आप भी बच्ची की बात में आ गए, आप चलिए अपने कमरे में और मैं राजू को समझा दूंगी। और ठीक उसी समय राजू ने पंखा चला दिया और पंखे की बेहद तेज़ गड़गड़ सुनकर राकेश भी डर गया और उसने राजू से कहा, ठीक है बेटा, हम कल ही नया पंखा लगवा देंगे, तू बस आज काम चला ले। और फिर जैसे ही राकेश कमरे से बाहर निकला, अचानक पंखा गिर गया। लेकिन पंखा सीधे बिस्तर पर नहीं गिरा, बल्कि दरवाजे की तरफ जाते हुए रीटा की गर्दन पर गिरा, जिससे उसकी आधी गर्दन कटकर अलग हो गई। और डॉक्टर को बुलाने से पहले ही बिजली के नंगे तार का शरीर में स्पर्श हो जाने के कारण उसी समय उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। माँ की 13वीं थी
काफ़ी लोग खाने पर आए और 13वीं भोज पर ही ब्रिजेश ने अपने कपड़े के व्यवसाय पर कई लोगों से डीलिंग की और लाखों रुपए के ऑर्डर मिले। इस तरह 13वीं भोज पर खर्चा तो उसका लगभग 1 लाख का हुआ, लेकिन इस भोज के कारण आमदनी करीब 25 लाख होने की उम्मीद थी। उसने माँ की फ़ोटो पर फूल चढ़ाकर कहा, माँ हो तो ऐसी जो मरने के बाद भी बेटे का ख्याल रखे और उसकी तरक्की में मददगार बने। और तभी माँ की फ़ोटो में से आवाज़ आई, और बेटा हो तो ऐसा जो अपनी माँ की सेवा करना तो दूर, उसको 2 वक्त की रोटी भी ना दे, उसका मकान हड़पने के लिए स्लो पॉइजन देकर उसकी जान ले ली। और उसकी मौत के बाद उसकी 13वीं पर भी उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने की बजाय अपना व्यापार करे। लेकिन बेटा, तूने धोखे से मेरी जान ली, इसलिए तुझे मुझे मुक्ति नहीं मिली और ईश्वर ने मुझे पिशाचिनी बना दिया। और अब मेरे लिए इंसान का रक्त पीना ज़रूरी हो गया है और मैं सोचती हूँ कि इसकी शुरुआत तुझसे ही करूँ। और फिर अचानक उसकी माँ उसके सामने प्रकट हो गई, भयानक पिशाचिनी के रूप में। अंगारे जैसी गोल गोल लाल आंखें, लपलपाती हुई जीभ, खून से भीगा हुआ काला चेहरा और शेर के माफिक उसके पंजे। ब्रिजेश माँ के इस खौफनाक चेहरे को देखकर डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्वर्गवासी माँ के चरणों में गिरकर अपने किए की माफ़ी मांगता, माँ अपने बेटे का ही खून पी गई और उसके निर्जीव शरीर को 5 मंजिली इमारत की छत से नीचे उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ माँ की फ़ोटो पर तमाम व्यापारी श्रद्धा के फूल चढ़ाने की फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, जबकि उनके आने का असली मकसद था सिर्फ अपने बिजनेस की डीलिंग। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।